नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं ले रहे हैं हम। लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन आज करेंगे हम। लैंगिक जनन क्या है बच्चों? इससे पहले आप कायिक जनन को जान चुके हैं, अलैंगिक जनन को जान चुके हैं। ये दोनों ऐसी विधियां हमने पढ़ी थी जिनमें एक ही जनक की हमें आवश्यकता होती है नई संतति के विकास के लिए। इसके उलट ये जो लैंगिक जनन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी विशेषता ये है कि ये एक ऐसा जनन है जिसमें नई संतति के विकास के लिए हमें दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, यानी नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है। दोनों के यानी नर और मादा दोनों जनकों के डीएनए को मिलाया जाता है, समाहित किया जाता है। सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि नर और मादा जनन अंग उपस्थित होने आवश्यक है। तो नर और मादा जो जनन अंग हैं बच्चों, उनमें फिर युग्मकों का विकास होता है। नर जनन अंग में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार मादा जनन अंगों में मादा युग्मकों का विकास होता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है लैंगिक जनन की शुरुआत होती है। सबसे पहले लेंगे हम परिभाषा। ऐसा जनन जिसमें नई संतति के विकास हेतु नर तथा मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें नई संतति के विकास हेतु नर तथा मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों के सहयोग से बच्चों नई संतति विकसित होती है। लैंगिक जनन में दोनों जनकों के डीएनए समाहित किए जाते हैं। लैंगिक जनन में दोनों जनक जो नर और मादा जनक हैं, दोनों के डीएनए को मिलाया जाता है, समाहित किया जाता है। लैंगिक जनन हेतु नर तथा मादा जनन अंगों का होना आवश्यक है। तो ये इसकी एक आवश्यकता है कि नर और मादा जनन अंग उपस्थित होने चाहिए जीव में। नर जनन अंग में नर युग्मक तथा मादा जनन अंग में किसका विकास होता है? मादा युग्मक का विकास होता है। इन दोनों युग्मकों की एक खासियत है बच्चों कि इसमें से ये जो नर युग्मक है वो गतिशील अवस्था में, जबकि मादा युग्मक भोजन
संचित करने का करने वाली, इसको लिखें, करने वाली जनन कोशिका होती है। नर युग्मक गतिशील अवस्था में होता है, जबकि मादा युग्मक जो है वो भोजन संचित करने वाली जनन कोशिका होती है। जो नया भ्रूण विकसित होगा बच्चों, उसे भोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति यहीं से होगी। अब जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, हम ये एक जनरल ले रहे हैं, सामान्य तरीके से लैंगिक जनन में होता क्या है उस क्रियाकलाप को जान रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हमने देखा कि हमें जनन अंगों की आवश्यकता होती है, तो जीवों में नर और मादा जनन अंग उपस्थित होने आवश्यक हैं। नर युग्मकों का निर्माण नर जनन अंग में, जबकि मादा जनन अंगों में मादा युग्मक का विकास होता है। एक क्रिया होती है बच्चों निषेचन की। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप नर तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं। दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जहां बच्चों युग्मक गुणसूत्रों के हिसाब से अगुणित होते हैं, वहीं युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मक अगुणित जबकि युग्मनज द्विगुणित अवस्था में होता है। इस युग्मनज में आगे फिर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। इस लैंगिक जनन की ये विशेषता है कि इससे जीव में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। लैंगिक जनन का सबसे बड़ा महत्व यही है। एक लाइन ऊपर लिख रहे हैं, इस जनन से उत्पन्न संतति में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जो नई संतति है वो किसी एक जनक की तरह पूर्णतया नहीं होगी। दोनों के गुणों का सम्मिश्रण है वहां। तो इस प्रकार बच्चों शुरुआत थी हमारी लैंगिक जनन की परिभाषा के साथ। ऐसा जनन जिसमें नई संतति के विकास हेतु नर तथा मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दोनों जनकों के डीएनए समाहित किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ इस जनन हेतु नर तथा मादा जनन अंगों का होना आवश्यक है। नर जनन अंग में नर युग्मक तथा मादा जनन अंग में मादा युग्मक का विकास होता है। ये नर युग्मक गतिशील होता है और मादा युग्मक
भोजन संचित करने वाली जनन कोशिका के रूप में रहता है। दोनों युग्मकों के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप एक संरचना विकसित होती है जिसे युग्मनज कहा जाता है। जहां युग्मक अगुणित होते हैं वहीं युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है, द्विगुणित होते हैं। इस युग्मनज में आगे विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है और इसी भ्रूण से फिर आगे नया जीव उत्पन्न होता है। महत्व की यदि बात करें लैंगिक जनन का महत्व क्या है, तो नई संतति में आनुवांशिक विभिन्नताएं इसी जनन के माध्यम से संभव होती हैं। चलिए बच्चों, लिख लिया होगा आपने। बात हम शुरू करेंगे बच्चों अब लैंगिक जनन पौधों में किस प्रकार होता है। तो पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। लैंगिक जनन की क्रिया पौधे में पुष्पों के द्वारा संपन्न होती है, फूलों के द्वारा संपन्न होती है। ये फूल एक तरह से रूपांतरित प्ररोह माने जाते हैं। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि पुष्प की संरचना किस प्रकार दिखाई देती है, तभी हम उसके द्वारा लैंगिक जनन कैसे हो पाता होगा ये समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे बच्चों पुष्प की संरचना के लिए उसका अनुदैर्घ्य काट किस प्रकार दिखाई देता है। पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा लैंगिक जनन होता है। पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प की संरचना इसके लिए हम बनाएंगे बच्चों पुष्प की अनुदैर्घ्य काट। जब भी हम बच्चों संरचना किसी की आंतरिक संरचना अध्ययन करना चाहते हैं तो दो काट हैं हमारे सामने, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। अनुदैर्घ्य काट का मतलब ये होता है जब हम किसी संरचना को सीधा रखकर उसे खड़ा काटते हैं तो वो काट अनुदैर्घ्य काट कहलाती है। तो इसके अंदर हम पुष्प को बीच में से, पुष्प आप सभी ने देखा है, उसको बीच में से जब हम कट करेंगे तो अंदर इसकी संरचना किस प्रकार दिखाई देती है वो हमें दिखाई देता है। अभी चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। अनुप्रस्थ काट जब हम काटते हैं बच्चों, जैसे हमें जड़ तना की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो हम उन्हें आड़ा काटते हैं।
इसे हम क्षैतिज रूप से जो काटते हैं इसे हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर पुष्प की अनुदैर्ध्य काट किस प्रकार दिखाई देती है। चित्र बनाएंगे एक। और इसी प्रकार की संरचना इस तरफ भी है। क्या क्या है ये सब संरचनाएं अभी हम आपको बताते हैं एक एक करके। कुछ इस प्रकार की संरचना है बच्चों। कुछ इस प्रकार का पुष्प हमें ये दिखाई देता है बच्चों। जितना आपसे बन पाया है बना लिया होगा आपने। बाकी समय अब हो चला है बच्चों ब्रेक का। लौटते हैं ब्रेक के बाद, फिर से आपको चित्र बनाने का मौका दिया जाए।
अंधेरे कार्ड की बात कर रहे थे, चित्र बनाने के साथ साथ आप समझिए। सबसे पहले बच्चों पुष्प में जो एक डंडी नीचे हमें हरे रंग की दिखाई देती है जिससे पुष्प जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं हम पुष्प वृंत। पुष्प वृंत का ऊपर की तरफ ये जो चौड़ा हिस्सा है जहां पर पुष्प के अन्य सभी भाग उपस्थित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वो भाग कहलाता है फूला हुआ भाग, पुष्पासन। उसके बाद बाहर की तरफ फूल तो अधिकतर रंगीन पंखुड़ियों वाले होते हैं, उन पंखुड़ियों के नीचे की तरफ छोटी संरचनाएं होती हैं बच्चों जो अधिकतर हरे रंग की होती हैं, पत्तियों नुमा। उस संरचना को हम बाह्यदल कहते हैं। ये बाह्यदल मिलकर के बाह्यदल पुंज बनाते हैं। पुंज का मतलब है कई सारे जहां एकत्रित हो गए। तो ये हरे रंग की संरचनाएं हैं, बाह्यदल कहलाती हैं, और सभी बाह्यदल मिलकर के बाह्यदल पुंज का निर्माण करते हैं। बारी आती है पुष्प के उस रंगीन भाग की जो हम सबको और कीटों को आकर्षित करता है। ये रंगीन भाग कहलाता है दल या पंखुड़ी। सभी दल यानी सभी पंखुड़ियां मिल करके दल पुंज का निर्माण करती हैं। इसके अंदर की तरफ जब हम आते हैं बच्चों तो एक संरचना हमें नजर आती है पुष्प के मध्य में, जिसे छूते ही हमारे हाथ पे कुछ पाउडरी जैसा पदार्थ लगता है। वो क्या है? परागकण है, जो कि परागकोश नामक संरचना में उपस्थित होते हैं। तो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है द्विपाली युक्त, ये संरचना कहलाती है परागकोश। परागकोश नीचे पतली तंतुनुमा संरचना से जुड़ा है, धागेनुमा संरचना है ये पतली, जो तंतु कहलाती है। ये दोनों संरचनाएं मिलकर के पुंकेसर का भाग बनाती हैं और सभी पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं। ये सभी पुंकेसर, जैसे यहाँ पर हमें 4 पुंकेसर नजर आ रहे हैं बच्चों, तो हर पुष्प में इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। ये सभी पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं। उसके बाद तब हम और भीतरी तरफ आए तो मध्य में बिल्कुल एक संरचना हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये संरचना स्त्री केसर कहलाती है या जायांग कहलाती है, जो कि पुष्प का मादा जनन भाग है। जैसे कि पुंकेसर उसका नर जनन भाग होता है, वैसे ही ये स्त्री केसर उसका मादा जननांग होती है। स्त्री केसर 3 संरचनाओं से मिलकर के बनती है। सबसे ऊपर ये जो चौड़ा भाग हमें नजर आ रहा है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। परागकण इसी सतह पर आकर के चिपकेंगे। उसके बाद पतली नलिका नुमा संरचना वर्तिका कहलाती है। वर्तिका से नीचे की ओर जब आएंगे बच्चों, कुछ ये फूला हुआ भाग है जिसे अंडाशय कहा जाता है। इस अंडाशय के अंदर फिर ये जो संरचना अंदर दिखाई दे रही है आपको, ये है बीजांड। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों संरचनाएं मिलकर के स्त्री केसर या जायांग कहलाती है, जो कि पुष्प का मादा जनन भाग है। बीजांड के अंदर ये अलग कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और एक मध्य में, कुल 7 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की संरचना है पुष्प की। इस पुष्प के कुल 4 भागों में से बच्चों जो 2 भाग हैं, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, ये दोनों भाग सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे जनन में भाग नहीं लेते। जबकि पुमंग और जायांग, नर जनन भाग और मादा जनन भाग, चूंकि ये दोनों सक्रिय रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए ये जनन चक्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार 4 कुल भाग दिखाई दे रहे हैं हमें, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। ऊपर के दोनों भाग यानी बाह्यदल पुंज और दल पुंज सहायक चक्र, जबकि पुमंग और जायांग जनन चक्र कहलाते हैं। पुनः एक हल्का सा दोहरान, ताकि जिन बच्चों का चित्र नहीं बना वो बना सके उतनी देर में।
सबसे नीचे की पतली संरचना डंडीनुमा, व्रंतनुमा, जो पुष्प व्रंत कहलाती है, जिससे पुष्प जुड़ा रहता है। इसका ऊपर जाकर चौड़ा सिरा पुष्पासन कहलाता है, जिस पर पुष्प के अन्य भाग उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर की तरफ बायदल, जो कि हरे रंग की संरचना है, उसके अंदर की तरफ रंगीन दल यानी पंखुड़ी, जो कि दल पुंज बनाते हैं। फिर दल के अंदर पुंकेसर उपस्थित होता है, जो कि दो संरचनाओं से मिलकर बना है, परागकोश और तंतु। सभी पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं, जो कि पादप का, पौधे का नर जनन भाग है। वहीं मादा जनन भाग के रूप में स्त्री केसर या जायांग उपस्थित होता है, जो कि 3 भागों से मिलकर बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है, जिसमें 7 कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र, जबकि पुमंग और जायांग इसके जनन चक्र कहे जाते हैं। अब पुमंग और जायांग क्या दोनों ही किसी पुष्प में उपस्थित है या दोनों में से कोई एक ही उपस्थित है? उस आधार पर बच्चों पुष्पों की भी 2 श्रेणियां की गई हैं, एक लिंगी पुष्प और द्वि या उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग या जायांग में से कोई एक जनन अंग उपस्थित हो, वो एक लिंगी कहलाते हैं। या तो पुमंग ही होगा एक पुष्प में या फिर एक पुष्प में जायांग ही होगा, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते। इस प्रकार के पुष्पों के उदाहरण है बच्चों, जैसे पपीता और तरबूज। वहीं दूसरे प्रकार के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें कि पुमंग भी है और जायांग भी है, तो उन्हें चूंकि दोनों ही लिंग उपस्थित हैं, हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित हों, एक ही पुष्प में दोनों उपस्थित हों, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। ऐसे पुष्पों के उदाहरण गुड़हल और सरसों, 2 उदाहरण हमने दोनों के बताए। तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। एक यानी ध्यान रखने के लिए एक, दोनों में से केवल एक ही होगा। द्वि यानी दोनों, तो दोनों ही उपस्थित होंगे, पुमंग भी उपस्थित होगा और जायांग भी उपस्थित होगा। आप ये परिभाषाएं लिखें, तब तक बच्चों हम आपके लिए एक चित्र ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पराग कणों का अंकुरण पौधों में किस प्रकार होता है।
एक इस प्रकार की संरचना है बच्चों, जो अभी अभी हमने एक मध्य इसका भाग देखा था जायांग वाला, उसमें ये क्रिया संपन्न होने जाएगी, पराग कणों का अंकुरण। एक रफ सा डायग्राम हमने आपके लिए बना दिया। टॉपिक है हमारा पराग कणों का अंकुरण। यहां जो चित्र बना है बच्चों, उसमें ये हमारा वर्तिकाग्र वाला भाग है। वर्तिकाग्र वर्तिका से जुड़ी रहती है और ये नीचे अंडाशय, और अंडाशय के बीच में क्या है, ये बीजांड। इतनी बात हम पिछले चित्र के माध्यम से जान ही चुके थे। अब होता क्या है बच्चों, ये जो पराग कोश हमने संरचना देखी थी पुंकेसर में, ध्यान है आपको, इस प्रकार की ये तंतु और ये यहां पर द्विपालीयुक्त पराग कोश। तो पुंकेसर की इस संरचना पराग कोश में बच्चों क्या होता है, ये पराग कण जो उपस्थित हैं, इनका निर्माण होता है पराग कोश में। पराग कण जब बन जाते हैं उसके बाद इनका काम होता है, ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को एक नाम दिया गया है, क हटा दीजिए इसमें से, परागण। तो परागण और पराग कण समझ लीजिए। पराग कण तो वो संरचनाएं हैं जो कि पराग कोश में विकसित होती हैं, जबकि परागण क नहीं है, जिसमें परागण वह क्रिया है बच्चों जिसके माध्यम से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब इसका माध्यम, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का माध्यम जल हो सकता है, पानी के माध्यम से आ सकते हैं, वायु के माध्यम से आ सकते हैं, किसी कीट के द्वारा आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो परागण की क्रिया है बच्चों, ये वायु, जल या कीट के माध्यम से संपन्न होती है। जब परागकण यहां आ गए और इस परागकण में बच्चों एक जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाता है। अब जैसे ही नर युग्मक बनने लगते हैं तो एक नलिका, क्योंकि ये जो नर युग्मक यहां बनेंगे बच्चों, उनका काम है नीचे जाकर के बीजांड में प्रवेश करें और मादा युग्मक से संयोजित हों। इस कार्य को संपन्न किया जाता है पराग नली के माध्यम से। तो एक पराग नली विकसित होती है बच्चों पराग कणों से। इस नलिका से होते हुए दोनों नर युग्मक जो हैं वो आगे की तरफ गति करते हैं। हमने इससे पहले का जो अध्याय आपको अध्याय 7 पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था रसायनानुवर्तन। तब हमने आपको बताया था कि पराग नली जिस माध्यम से होकर के, जिससे जो एक गति इसको मिलती है बच्चों, वो किससे मिलती है, रसायनों से मिलती है, जिसके फलस्वरूप ये बीजांड तक गति करके चली जाती है। अब जो नर युग्मक यहाँ आते हैं उसमें से दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक, जो ये 3 कोशिकाएं हमने बनाई हैं, उसमें से बीच वाली कोशिका मादा युग्मक कहलाती है या अंड कोशिका कहलाती है, उससे संयोजित हो जाता है। ऊपर वाली हमने नर युग्मक बता रखा है आपको, जो इस नलिका से चल करके आया है। तो मादा युग्मक के साथ नर युग्मक का
संयोजन हो जाता है और कौन सी क्रिया संपादित होती है? निश्चित रूप से निषेचन की क्रिया संपादित होती है। अब दूसरे नर युग्मक का क्या हुआ बच्चों? जो दूसरा नर युग्मक था वो भी गति करता करता आया और जो ये बीच की एक कोशिका है इससे संयोजित हो जाता है और आगे चल के ये भ्रूण पोष का निर्माण करता है। भ्रूण का निर्माण तो नीचे होगा जहां नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले। इस भ्रूण को पोषण देने का काम यहां से होगा। अब बच्चों जो ये भ्रूण विकसित होता है, इस भ्रूण में नया पादप नवोद्भिद विकसित करने के सारे गुण होते हैं। प्रांकुर भी है, इसमें मूलांकुर भी होता है। जैसे ही उपयुक्त समय आता है, ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से हमने जैसे आपको पहले बताया था कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनेगा और इस युग्मनज में अनेक विभाजनों के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा। ये जो भ्रूण है ये उपयुक्त परिस्थिति आने पर, नमी भी हो, ताप भी सही हो, अनुकूल परिस्थितियों में ये नवोद्भिद विकसित कर देता है। नवोद्भिद यानी ये छोटा नया पादप विकसित कर देता है। तो इस पूरी क्रिया को हम कह सकते हैं पौधों में लैंगिक जनन। परागकण से पराग नलिका का बनना, दो नर युग्मकों का बीजांड में प्रवेश करना और उन युग्मकों का संयोजन जिससे कि निषेचन की क्रिया होना, निषेचन से युग्मनज का निर्माण, युग्मनज में विभिन्न विभाजनों द्वारा भ्रूण का निर्माण और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये भ्रूण जो है इससे नवोद्भिद विकसित हो जाता है। बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड बीज में, जबकि अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अन्य सभी भाग जो है बच्चों, बाह्यदल, दल, वो सब गिर जाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं। चित्र बना लें आप फटाफट और संक्षेप में ये जो क्रिया है इसको आप इस तरीके से रेखा चित्र के माध्यम से नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। परागकण, पराग नलिका का विकास, नर युग्मक की गति करना और मादा युग्मक से उसका संयोजन, निषेचन की क्रिया, युग्मनज निर्माण, विभाजन के द्वारा भ्रूण का बनना और भ्रूण द्वारा नवोद्भिद का विकास, अंत में बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अगली क्लास में बच्चों जब हम मिलते हैं, लेते हैं मानव में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, जो कि हमारे अध्याय 8 का लास्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।